नमस्कार, बीएसटीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक ऐसे चेहरे जो विधायक भी रहे, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, छात्र जीवन से लेके आज तक पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के मिले दायित्वों को निभाने के लिए लगातार सड़क पर उतर के जो संघर्ष करते हैं, विकास उपाध्याय आज हमारे साथ है। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। एक छात्र नेता जो छात्र राजनीति करता था, अचानक इतने बड़े परिप्रेक्ष्य में आके देश की राजनीति में कैसे सक्रिय हुआ, कैसी ये यात्रा रही? देखिए, हर परिवार में जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर या तो कोई अच्छी नौकरी में जाए या कोई व्यापार करे। बच्चों के भविष्य को लेकर माँ बाप की पेरेंट्स की बहुत बड़ी चिंता होती है। तो लगातार कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का समय था, तो पेरेंट्स ने पढ़ाई करने की बात कही कि पढ़ना है। भी पढ़ते पढ़ते कब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हो गया, लोगों की मदद करते थे एडमिशन कराने में। एग्जामिनेशन लेट हो गया, उसको लेकर आवाज़ उठाते थे। एडमिशन की फीस बढ़ गई, उसको लेकर आवाज़ उठाते थे। तो कब कॉलेज से निकलकर कैंपस में कॉलेज कैंपस से यूनिवर्सिटी कैंपस में चले गए, और यूनिवर्सिटी कैंपस से कब कांग्रेस भवन में चढ़ने का मौका मिल गया। पार्टी ने जिम्मेदारी देती रही पार्टी ने, और हम जिम्मेदारी का निर्वाह करते रहे। पार्टी ने विश्वास किया, ट्रस्ट किया, और धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ने का मौका मिला। और हमने भी ईमानदारी के साथ जो दायित्व पार्टी ने दिया, उस पार्टी का काम किया। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि माँ बाप बड़े चिंतित होते अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई को लेके। तो क्या पढ़ाई से बचने के लिए राजनीति में आ गया, छात्र राजनीति में? नहीं, इसको नहीं कह सकते आप पढ़ाई से बचने के लिए नहीं। पेरेंट्स ने तो यही कहा कि जब तक कोई आपके भविष्य को लेकर कोई चीज नहीं मिलती, या नौकरी नहीं मिलती, या रोजगार कोई नहीं होता। घर का रोजगार था, व्यापार था, उसके बावजूद मैं एक किसान परिवार से हूँ, फार्मिंग का भी काम था और घर में बिजनेस भी है। तो पढ़ते पढ़ते ये लाइन मिल गई, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, राजीव गांधी जी को देख के, इंदिरा जी को हम लोग पढ़ते थे, तो एक लाइन मिली। उस लाइन को, उस आइडियोलॉजी लगा, ये आइडियोलॉजी देश के लिए समर्पित आइडियोलॉजी है। तो उसमें कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ने का, उसको समझने का मौका मिला। बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को बहुत नज़दीक से देखा। विद्याचरण शुक्ला जी हैं, श्यामा चरण शुक्ला जी हैं, मोतीलाल वोरा जी हैं, और चरणदास मान जी, भूपेश बघेल जी, टीएस बाबा, तमाम बड़े नेता लोगों को बहुत नज़दीक से देखा है, और उनकी कार्यशैली को भी देखा। कुल मिला के पॉलिटिक्स तो सेवा है, और सेवा के माध्यम से मौका, मैंने आपको पहले भी कहा कि अवसर मिलता रहा, और जितनी मेहनत की उतना अवसर मिला। कभी पीछे पलटकर देखने की जरूरत नहीं पड़ी, मौका मिलता रहा, पार्टी में काम करते रहे। छात्र राजनीति से एनएसयूआई की राजनीति, आप उस समय राष्ट्रीय स्तर पे गए, राष्ट्रीय सचिव बने आप, मेरे ख्याल से मैं याद कर पा रहा हूं, जब लोगों को लगता था कि राष्ट्रीय पदाधिकारी मतलब बहुत पहुंच के बाहर है। एक रायपुर जैसे बेहद सामान्य जगह, 2000 में स्टेट फॉर्मेशन हुआ, 2000 में हम राजधानी बने, लेकिन आप लगातार सक्रिय रहे उसके पहले भी। तो एक मध्य प्रदेश के एक छोटे से कोने के छोटे से शहर का लड़का राष्ट्रीय स्तर पे कैसे पहुंच गया? देखिए, मैंने पहले भी कहा, लगनता के साथ में काम किए, लगन था, मेहनत। जो उस समय जो एनएसयूआई के संगठन में काम करते थे, जो लक्ष्य मिलता रहा, जो टारगेट मिलता रहा, उसके लिए काम किया। स्टूडेंट की लड़ाई लड़ी। जब छात्र होते हैं तो कैंपस के बहुत बड़े मामले नहीं होते, प्रवेश परीक्षा परिणाम की लड़ाई होती है, उसको लड़ने का मौका मिला। तो उसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत की, और इसीलिए पार्टी ने एक बड़े दायित्व को, मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक था, रायपुर जिला जब 3-3 जिला हुआ करता था, तो उस समय मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्ष था मैं एनएसयूआई का। फिर उसके बाद पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया, राष्ट्रीय सचिव बनाया। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, 3 प्रदेश की जिम्मेदारी दी। वाइड एरिया था, जिले से देश में जाना, और स्टेटों की जिम्मेदारी संभालना, और वो भी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है। यूनिवर्सिटीज में चुनाव होते थे, कैंपस में चुनाव होते थे,
उसको कैसे जिम्मेदारी के साथ करना है, निर्वाह करना है। तो पार्टी ने जिम्मेदारी दी और हमने ईमानदारी से उन कामों को किया। अपने घर को छोड़ा, परिवार छोड़ा। कई दिन जिन इंचार्ज स्टेटों में हम रहा करते थे, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज, कैंपस घूम घूम के मौका मिलता रहा। उसके बाद यूथ कांग्रेस में भी जिम्मेदारी मिली, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में भी जिम्मेदारी मिली, पेरेंट्स कांग्रेस में भी काम किया। विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर मिला, उसको भी लड़ा। लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर मिला, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी मिली। पहले जब हम लोग दिल्ली जाया करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में, जेएनयू के चुनाव में, तो दूर से देखा करते थे। हम तो भीड़ का हिस्सा बन के जाते थे, दूर से देखा करते थे कि कैसे लीडरशिप डेवलप होती है, कैसे लोग चुनाव बड़े मेट्रोज में या बड़े स्टेटों में कैसे चुनाव यूनिवर्सिटी में होता है, कैंपस में चुनाव कैसे होता है। बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला और उसकी जिम्मेदारी मिली। देखने का ही नहीं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी इंचार्ज रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का भी इंचार्ज रहने का मौका मिला। मैं एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा हिंदुस्तान में जिसमें काम करने का अवसर पार्टी ने नहीं दिया। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संघर्ष किया। होम सिकनेस कितना बड़ा रोड़ा है एक उज्जवल भविष्य के लिए? देखिए, होम सिकनेस नहीं कह सकते आप। माता पिता तो चाहते हैं बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी में जाए, कोई व्यापार करे, कोई व्यवसाय करे, लेकिन माता पिता को लगा जब हमने इस लाइन में जाने का काम किया, धीरे धीरे मौका मिलता रहा, तो पेरेंट्स भी मदद करते हैं। उनके मॉरल सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जिम्मेदारी जवाबदारी नहीं थी। जिम्मेदारी जवाबदारी घर में बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, माता पिता हैं और भी सदस्य हैं, तो उन लोगों ने जिम्मेदारी ली। कोई जिम्मेदारी थी नहीं तो दिन एक बार यहाँ से मैं दिल्ली जाता था, घर में बोल के जाता था 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, 15-15, 20-20 दिन नहीं आता था। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो विकास उपाध्याय क्या होते, आज क्या कर रहे होते? कोई व्यापार में होता या कहीं कोई जॉब में होता। राजनीति में नहीं होता तो या जॉब करता कोई, या फिर मैं कोई व्यापार में होता। 2000 के आसपास की बात हम कर रहे थे कि अब 2000 में किस तरह से स्टेट फॉर्मेशन हुआ, तमाम तरह की चीजें बदली। 2026 है, 26 साल में कांग्रेस की राजनीति कितनी बदली है? आप तो बहुत लंबे समय से आप देख रहे हैं राजनीति को, कांग्रेस कितनी बदल गई? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में एक जोन के रूप में देखा जाता था, एक पर्टिकुलर एरिया के रूप में देखा जाता था। और मध्य प्रदेश की राजनीति में छत्तीसगढ़ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सरकारें बनती थी तो ज्यादा मंत्री, ज्यादा विधायक यहीं से जीत के जाते थे। और यहाँ तो बड़े बड़े लोग छत्तीसगढ़ से थे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। पंडित रविशंकर शुक्ला सबसे पहले मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में रहे। श्यामा चरण शुक्ला जी 3 बार रहे। मोतीलाल वोरा जी 3 बार रहे। विद्याचरण शुक्ला जी देश की राजनीति में केंद्र की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम किया। मैंने कहा कि कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में क्या बदलाव हुआ? देखिए, कांग्रेस की आंतरिक में वही बोलने जा रहा था कि राज्य बनने के बाद अपॉर्चुनिटी लोगों को मिली। बस्तर में, अंबिकापुर से या दुर्ग से, अलग अलग जोन में छत्तीसगढ़ बना है। उन जोनों में भी जो हमारी क्षमताएं थी, जो कैलिबर था, अलग अलग लीडरशिप निकल कर आई। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, चरणदास महंत जी केंद्र में मंत्री बने। उसी प्रकार से सीडब्ल्यूसी वर्किंग, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी होती है, कांग्रेस की बड़ी कमेटी है, उसमें ताम्रध्वज साहू जी। सीईसी कांग्रेस की बड़ी इलेक्शन कमेटी होती है, उसमें टीएस बाबा जैसे लोग, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जैसे लोग को जिम्मेदारी मिली। तो राज्य बनने के बाद थोड़ा सा इस प्रदेश की तुलना अन्य प्रदेशों के बराबर में होने लगी। हमारा भले छोटा प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के बराबरी में कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व करने का मौका मिलता रहा। और छत्तीसगढ़ में क्षमताएं हैं। छत्तीसगढ़ के पूरे 90 विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्षमताओं की कमी नहीं है। यहाँ काम करने, मेहनत करने वाले लोग, कमिटमेंट के साथ मेहनत करने वाले लोग बहुत हैं। और इस वजह से कांग्रेस यहाँ मजबूत भी है। सरकार में भले हम राज्य बनने के बाद 5 चुनाव हुए, 5 चुनाव में एक ही चुनाव में हम सत्ता में आए, सरकार हमारी बनी, लेकिन वो 4 चुनाव में हम कोई 50 सीट पीछे नहीं है। हम
बॉर्डर विधानसभा में सरकार बना लें उससे थोड़े ऊपर नीचे रहते हैं, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी एकदम हाशिए में नहीं रही। हम मेहनत करके ताकत में चुनाव लड़े। बहुत अच्छे अच्छे नेता, महेंद्र वर्मा जी नहीं है, नंद कुमार पटेल जी हमारे बीच में नहीं है, उदय मुदलियार जी, तमाम ऐसे नेता हैं जो सही में पूरा जीवन उनका सिखाता है। चाहे चंदूलाल चंद्राकर जी की बात करें, तमाम वो नेता हैं जिनका जीवन सेवा भाव में चला गया। कांग्रेस पार्टी में यही फर्क मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग बनने के बाद में हुआ कि राजनीति के अवसर, प्लेटफॉर्म लोगों को मिले। फिजिकल क्रांति और डिजिटल क्रांति में कितना अंतर आप देखते हैं? मैं क्यों पूछूंगा, इसके बाद पूछूंगा। देखिए, फिजिकल क्रांति, अभी डिजिटल क्रांति भी है, लेकिन डिजिटल क्रांति के लिए भी आपको फिजिकल होना पड़ेगा। दिल्ली के जंतर मंतर में जिस प्रकार से आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को देश ने देखा और उस आंदोलन, उस एक मूवमेंट को बड़ा आंदोलन तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने बनाया। पेपर लीक के 152 मामले थे। ये आज जंतर मंतर में 15 दिन पहले आवाज इसकी उठी, ऐसा मामला नहीं था। राहुल गांधी जी इसको लेकर 2018 से राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे थे कि पेपर लीक से बच्चों के भविष्य अंधकार में जाएंगे। और पेपर लीक एक बड़ा गिरोह काम करता है, किसके संरक्षण में करता है, क्या करता है, वो जानकारी सब है। उसको लेकर लगातार राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे थे। मैं कांग्रेस पार्टी में हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये तो सच्चाई है। आपको पता चल जाएगा कि राहुल गांधी जी ने इस पूरे मामले को लेकर, हाँ, डिजिटल युग में हम लोग आ चुके हैं। हर चीज आज एक नौजवान, एक जागरूक छात्र को से अगर से संपर्क करना या उनको अवेयर करना है, तो मैं समझता हूं डिजिटल भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। फिजिकल तो हम लोगों के पास पहुंचते हैं, उनकी मदद या उनकी शिकायतों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया जहां थोड़ा इजी तरीके से आप सब तक पहुंच सकते हैं। मैं इसलिए आपसे पूछा ये सवाल क्योंकि आपने फिजिकल क्रांति की है। विपक्ष में जब आप थे तो आप कभी ट्रक खींच लेते थे, कभी ट्रेन के सामने खड़े हो जाते थे। अब वो दौर समाप्त हो गया है क्या? अब नेता बंद कमरे के भीतर संक्षिप्त हो गए क्या? राजनीति में अवेयरनेस की आवश्यकता है। मूवमेंट से बड़ी बड़ी लीडरशिप चली है। इस देश की आजादी के समय की अगर आप बात करें, इस देश को आजादी ही मूवमेंट ने दिलाया। कांग्रेस पार्टी के निर्माण, कांग्रेस पार्टी की नींव, कांग्रेस पार्टी को बनाने का कारण ही मूवमेंट था, और उस मूवमेंट से ही आज देश में क्रांति आती है। चाहे आप जब 3 कृषि काले कानून देश में लागू किए गए, किसानों ने दिल्ली की सरहद में बैठकर मूवमेंट किया, आंदोलन किया, फिजिकल, डिजिटल नहीं, तब जाकर वो 3 कृषि कानून वापस हुए। जीएसटी की बात हो, नोटबंदी की बात हो, मूवमेंट से दौर बना। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मुंबई तक पदयात्रा करके, मूवमेंट करके पूरे देश का वातावरण बनाया। चुनाव सिर्फ राजनीति, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स नहीं है। देश के लोगों को जागरूक करना है, देश के लोगों को अवेयर करना है, तो फिजिकल और डिजिटल दोनों माध्यम से आपको जाना पड़ेगा। अब हम तो डिजिटल युग में आ चुके हैं, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे युग बढ़ेगा, उसके अनुसार भी आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमने बदलने का काम किया फिजिकली। आज भी फिजिकली कांग्रेस पार्टी, चाहे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में है या केंद्रों में है, उसकी लड़ाई, गलत नीति का अगर विरोध करना है तो फिजिकली विरोध भी होता है और डिजिटल विरोध भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि विकास उपाध्याय ये कह रहे हैं कि साहब 5 चुनाव छत्तीसगढ़ में हुए राज्य बनने के बाद, 4 में कांग्रेस को हार गई? बिल्कुल सही बात है। विकास उपाध्याय खुद 4 चुनाव लड़े हैं और केवल 1 में जीत मिली है। तो इतने बड़े मूवमेंट करने के बाद, इतना फिजिकली एक्टिव होने के बाद भी 3 चुनाव में कैसे शिकस्त झेलनी पड़ी? देखिए, चुनाव तो प्रशासन में होता है और लोकतंत्र में इलेक्शन एक प्रक्रिया है। आप उस राजनीति से, उसके परिणाम से किसी की राजनीति को आप तय नहीं कर सकते। रायपुर राजधानी की राजनीति या यहाँ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में यहाँ इलेक्शन लड़ना अपने आप में लोहे के चने चबाने के समान है, क्योंकि अर्बन एरिया है। अर्बन एरिया के लोगों को, पढ़े लिखे लोग हैं, अर्बन एरिया के लोगों को समझाना और समझना बहुत कठिन काम है। मैं पहला चुनाव लड़ा तब मात्र उम्र 35 साल थी। बहुत नॉमिनल वोट से आप आ रहे थे। 10-15 दिन के अंदर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। जो व्यक्ति से मैंने चुनाव लड़ा वो 3 बार के कैबिनेट मंत्री, 2 बार के कैबिनेट मंत्री थे। उनसे चुनाव लड़ा
और मैं 6,200 वोट से हार गया। मुझको 59,000 वोट मिला था, उनको 66,200 वोट, उनको 65,200 वोट मिला। मतलब मात्र 32-3300 वोट मिल जाता तो परिणाम बराबर होते और कम समय में दूसरा चुनाव उसी विधानसभा से लड़ने का अवसर मिला। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, काम किया हमने। वो दूसरा चुनाव भी कठिन था। मैं, जो हमारे साथी हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, हमको पसंद करने वाले लोग हैं, या मेरे पेरेंट्स की मैं बात करूं, या मीडिया से भी जुड़े बहुत सारे हमारे साथी हैं जो हम उनकी फॉलोइंग में, वो हमारे फॉलोइंग में, उन लोग जो हमारे वेल विशर हैं, उन लोगों ने कहा अभी यहां से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, ये तुम्हारा भविष्य खराब करेगा। लेकिन हमने कमिटमेंट के साथ मेहनत की, काम किया और उस विधानसभा में डबल वोट से चुनाव उस विधानसभा का जीतना बहुत सरल नहीं था, बहुत कठिन चुनाव था। क्योंकि राजधानी का चुनाव देश के वातावरण से भी चलता है, देश के आबो हवा से भी राजधानी का चुनाव चलता है। वो चुनाव को जीतने के बाद अवसर मिला, सरकार हमारी बनी, मैं विधायक था, फिर 2 साल बाद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनने का मौका मिला, सरकार का एक हिस्सा बनने का मौका मिला। जो जनता ने विश्वास किया था, और उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम लोगों ने नहीं किया। ये 5 साल में 2 साल कोरोना का भी एक भयंकर समय आया। उस समय भी एक जनप्रतिनिधि की क्या जिम्मेदारी, जवाबदारी होती है, उसके अपने मतदाता, अपनी जनता के लिए उसका एटीट्यूड क्या होता है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, उसी के अनुसार हम लोगों ने कोरोना को भी नहीं देखा और पब्लिक के साथ मिलकर उनकी मदद करने की, सहायता करने का काम की ठानी थी और मदद की। वो चुनाव सरकार थी, उसके बाद जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में अच्छी हार नहीं हुई, बहुत गंदी हार हमारी हुई। अच्छा, नहीं, मैं आपको टोक रहा हूं क्योंकि केवल इस सीट नहीं, आपकी सीट नहीं, अगल बगल के सारे जो सीट थे उसका मार्जिन 40,000 से नीचे था ही नहीं। उसका रीजन है, देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी, जिससे हमको चुनाव लड़ना था, जिससे हम चुनाव लड़े, ये भ्रम की राजनीति किया उन्होंने, झूठ को फैलाने का काम किया। महतारी वंदन योजना को वो लेकर आए, जो एक तरफ पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही थी, खाने के तेल के दाम को आप देखेंगे तो पहले क्या था, आज की तारीख, उस समय क्या था, हर चीज की लड़ाई थी। लोगों ने बीजेपी ने भ्रम फैलाया, लालच दिया, एक परसेप्शन बना दिया, जिसकी वजह से हम अर्बन एरिया की सीट हार गए। हम अभी भी कांग्रेस बहुत पीछे नहीं है, हम 12 सीट पीछे हैं और 12 सीट में हम कई सीटों को 2,000-1,000 वोट से भी हारे हैं। हम 40,000 वोट से अगर हम लोग चुनाव हारे हैं तो 50,000 वोट से हमारे प्रत्याशी, दूसरे प्रत्याशी चुनाव जीते भी हैं। इससे आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के लिए खराब वातावरण था। हमने किसानों को बोनस दिया, किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से उनको मदद करने का काम किया। हर काम को 5 साल की कांग्रेस के भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। लेकिन मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने में सफल हो गई। हम सच्चाई को बताने में असफल हो गए, वो भ्रम को फैलाकर, झूठ को फैलाकर सफल हो गए। 2013 में जब आपने रायपुर पश्चिम को चुना, एक सबसे टफ सीट उसे माना गया, परिणाम भी रहा। 18 में आपने जीता, लोगों ने कहा कि इस सीट पे मत लड़िए। लेकिन अब जब आपने माहौल बना दिया, इस सीट को बता दिया कि भाजपा कांग्रेस बराबर है, बहुत थोड़ा सा फासला है, ऐसे में अब तो दर्जनों दावेदार हो गए। 28 में क्या होगा? कांग्रेस की राजनीति में हम जैसे लोग, जिनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, हम तो रायपुर राजधानी में स्कूल और कॉलेजों में फॉर्म भराते घूमते थे, यहीं के मैदानों में, यहीं के सिनेमा हॉलों में पिक्चर देखते थे, यहीं चौक चौराहे में खड़े रहते थे। हमको कभी विश्वास नहीं, हमको कभी नहीं मालूम था कि इस रायपुर राजधानी से आपको विधानसभा का टिकट, चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, आपको पार्टी संगठन में यहाँ का अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा। मिला, सौभाग्य की बात है। टिकट कोई हमारी वसीयत नहीं है। कांग्रेस पार्टी में मेरे जैसे कई लोग हैं काम करने वाले। जिम्मेदारी, जवाबदारी पार्टी जिसको समझेगी कि जिसके जीत के पैरामीटर्स बड़े होंगे, उसको टिकट मिलेगा। पहले भी मिलता रहा है और हम मेहनत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पार्टी अगर वापस मौका देगी तो 100% जनता का विश्वास जीत के चुनाव यहां से हम जीतेंगे। विकास उपाध्याय को सरकार में मजा आता है कि संगठन में काम करने में ज्यादा आनंद किसमें आता है? देखिए, हर व्यक्ति का अपना जन्म जैसे होता है। किसी का जन्म क्रांति से होगा, किसी का जन्म संघर्ष में होगा, तो उसको मजा संघर्ष में आएगा। मुझको भी पार्टी संगठन में काम करने का मजा आता है। पार्टी
के संगठन में आप लोगों को जोड़ते हैं, पर आप जो आपको मिला आप चाहते हो कि वो भी लोगों को मिले। संगठन को कैसे मजबूती देना, और संगठन से ही आप सत्ता में आते हैं। संगठन नहीं होगा तो आप सत्ता कभी आपको नहीं मिल पाएगी। तो संगठन को मैं महत्वपूर्ण समझता हूं और उसकी जिम्मेदारी को ही बड़ी जिम्मेदारी समझता हूं। भाजपा क्यों ऐसा कहती है कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, केवल नेता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है। मुगालते में भारतीय जनता पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तो फील गुड फैक्टर, इंडिया साइनिंग के बड़े बड़े सपने दिखाए। अटल अडवाणी जी जैसे बड़े बड़े नेता थे जो बड़ी बड़ी बातों को कहते थे, लोग विश्वास भी करते थे, उनकी सरकारें बनी। लेकिन उस सरकार के बाद, बड़े सपने दिखाने के बाद, जब कांग्रेस की स्थिति उस समय ठीक नहीं थी, सोनिया गांधी जी आई। सोनिया गांधी जी पूरे देश में घूम के सोनिया गांधी जी ने, मैं तो उस समय एनएसयूआई में था, जो पहला यूपीए कांग्रेस पार्टी ने जीता, उसको बहुत नजदीक से देखा है। गर्मियों में लोकसभा के चुनाव होते थे, सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी की, और गर्मी में दौरा करके पूरे देश के अंदर में एक वातावरण सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में बना और हमारी सरकार बनी। यूपीए 1 बना, यूपीए 2 बना। कांग्रेस पार्टी पर विश्वास हुआ, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बड़ी योजनाएं लाई, आरटीआई लाई, आरटीई लाई, राइट टू फूड लाई, अलग अलग कानून बनाकर इस देश में कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए की सरकार ने आम आदमी को हर वो मदद करने का प्रयास किया है जो एक सरकार को करनी चाहिए। उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि हमारी सरकार चले गई, विपक्ष में रहने का मौका मिला। प्रदेश में भी और प्रदेश में भी विपक्ष में रह के बहुत काम किया है। तो आप जब सत्ता में नहीं होते, संगठन में होते, विपक्ष में होते, तो आपको मुद्दों पर बात करने का मौका मिलता है, लड़ने का मौका मिलता है, आपकी लीडरशिप डेवलप होती है। तो सत्ता और संगठन में फर्क ये है। आपने कहा कि संघर्ष में लड़ने का ज्यादा मजा है, संगठन में ज्यादा आनंद आता है। और अभी खबर आई कि आपको यूपी का ऑब्जर्वर बनाया गया। देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य में अगर विकास उपाध्याय का ऑब्जर्वर बनाया गया तो इसके मायने क्या? देखिए, इसके पहले भी मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव रहा हूं। असम प्रदेश की जिम्मेदारी 6 साल लगातार वहां का प्रभारी रहा हूं। यूथ कांग्रेस में भी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का महामंत्री रहा हूं। एनएसयूआई में भी जिम्मेदारी सचिव से लेकर बड़े पदों में काम करने का अवसर मिला। अभी उत्तर प्रदेश एक बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने अगर नोटबुक निकालकर कुछ लोगों का नाम लिखा है कि ये लोगों को यहां भेजने से, जिम्मेदारी देने से ईमानदारी से काम होगा और कमिटमेंट के साथ काम होगा, तो उसमें मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरा नाम है। मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि जब जब पार्टी ने ऐसा अवसर आया हमको जिम्मेदारी दी। मैंने आपको पहले भी कहा, और अभी भी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, जो भी कल रात में ही बात हुई, कल रात में मैसेज आया था, मैसेज पे ही बात हुई, फोन पर कोई जानकारी नहीं, लेकिन मैसेज भी हमारे लिए बहुत बड़ा है। उस मैसेज में ही हमने जानकारी दी कि जहां पार्टी भेजेगी, जितने दिन पार्टी रहने बोलेगी, जो काम करने बोलेगी, उसको ईमानदारी के साथ हम करेंगे। कांग्रेस में हवाबाज नेता बहुत हो गए, पोस्टरबाज नेता ज्यादा हो गए। देखिए, लोग कम समय में ज्यादा चीज चाहते हैं। दौर ऐसा नहीं है। जनता के बीच में निर्वाचित राजनीति में जाना है तो आपको लोगों का विश्वास जीतना होगा। हमने पहला चुनाव लड़ा था तो हवा में नहीं लड़ा, लोगों के बीच में गए, अपनी बात रखा, हम क्या करेंगे, सामने वाले ने क्या किया और हम क्या करेंगे वो बताया, तब लोगों ने विश्वास करके मात्र 5-6 हजार वोट से मार गए। दूसरा चुनाव लोगों को ये विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति हमारे लिए उपयुक्त है। सामने जिनसे चुनाव लड़ा बहुत पावरफुल लोग थे, 3-3 बार के कैबिनेट मंत्री थे, सत्ता शासन, सरकारी मशीनरी का उपयोग करके उन्होंने बड़ा चुनाव लड़ा, लेकिन जनता ने मुझको जिताया। मैं जनता का ऐसा, मेरे पश्चिम विधानसभा की जनता का एहसानमंद हूं, जिसने एकदम सामान्य परिवार के एक नौजवान को अवसर दिया। और रायपुर राजधानी में बड़े बड़े लोग चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से, लेकिन किसी को अवसर नहीं मिला। और जो लड़े वो भी, मैं कहीं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं या उनकी कोई गलती है, पहला चुनाव लड़के लोग वापिस चले गए, हमने वहीं जगह नहीं छोड़ी, हमने वहीं चुनाव लड़ा। आज भी वहीं चुनाव लड़ने के लिए कई लोग कहते हैं कि ग्रामीण एरिया में चले जाओ, आप रूरल बेल्ट में चले जाइए, वहां आपका चुनाव आसान होगा। सही में आसान भी होगा। जितनी मेहनत, जितनी लगनता के साथ हम यहां काम करते हैं, उससे 25% मेहनत लगेगी, लेकिन लड़ना यही है। इसी रायपुर राजधानी में कोई ना कोई तो लड़ेगा, कोई ना कोई तो पार्टी का झंडा उठाएगा। तो हम समझते हैं कि वो झंडा और वो जिम्मेदारी, जवाबदारी पार्टी हमारे को देगी, हम लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी से लास्ट टाइम बात कब हुई आपकी? देखिए, राहुल जी तो देश के नेता हैं। राहुल जी तो यूथ कांग्रेस के, जब मैं यूथ कांग्रेस में था, जब एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष था, तब राहुल जी
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महामंत्री थे और इंचार्ज यूथ कांग्रेस NSUI के थे। राहुल जी से लगातार हमारा रिव्यू मीटिंग होता था। राहुल जी बात करते, राहुल जी को सुनने का अवसर मिला, राहुल जी से बात करने का भी अवसर मिला। अभी आए थे राहुल जी छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षण में, तो जो 30 कांग्रेस के नेता जिनको राहुल जी के साथ बैठने का मौका मिला, उसमें मैं एक सौभाग्यशाली था, मुझको भी बैठने का मौका मिला। आने वाले समय में कैसे राजनीति होगी, कैसे क्या करना है, एक बड़ी चर्चा हुई, तो उसमें भागीदारी करने का मौका मिला। तो मैं समझता हूं कांग्रेस की लीडरशिप है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात करें, वेणुगोपाल जी की बात करें, राहुल गांधी जी की बात करें, तमाम वो नेता हैं। हम लोगों से चर्चा या हमारे से बातचीत होना हम अपने आप सौभाग्य समझते हैं। बीजेपी एक आंकड़े जारी करती है, 100 से अधिक चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारा गया। बीजेपी कहती है कि हारे हुए सिपाही को राजा बनाने के लिए कांग्रेस जो है मशक्कत करती है और फिर से हार जाती। देखिए, राजा अगर बनना होता या राजा बनने का जज्बा खाली होता तो राहुल गांधी जी जब UPA फर्स्ट बना था तभी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते। उस समय लोकसभा के सांसद थे। दूसरा UPA 2 बना तो राहुल जी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन राहुल जी ने कहा मेरे से उपयुक्त आदमी इस देश को संभालने वाला मनमोहन सिंह जी हैं, और मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जी को समझना मतलब इस देश को समझना है। राहुल जी को लालच प्रधानमंत्री बनने का नहीं है। राहुल जी जिस प्रकार से पूरी गांधी परिवार के इतिहास को अगर आप देखेंगे, नेहरू जी से देखेंगे, नेहरू जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, अभी उस समय 9 साल से ज्यादा जेलों में रहकर उसके बाद प्रधानमंत्री बने। अपने परिवार का, अपने पूरा धन, पूरी संपत्ति कांग्रेस पार्टी और सरकार, जब सरकार में बजट की दिक्कत थी तो अपने परिवार का पैसा दे दिया। तो ऐसे लोग हैं, वो लोग बलिदान करने, न्यौछावर करने वाले लोग हैं, बलिदान करने वाले लोग हैं, त्याग करने वाले लोग हैं। राजनीति में सत्ता में रहें नहीं रहें वो बहुत बड़ी बात उनके लिए नहीं है, लेकिन राजनीति को ईमानदारी से कैसे करना, मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान की राजनीति में राहुल गांधी जी जैसा ईमानदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। आपके व्यक्तिगत संबंध कैसे है राहुल गांधी जी से? राहुल जी नहीं होते तो हमारे जैसे लोगों को विधानसभा का टिकट कौन देता? राहुल, जब पहली बार मैं विधानसभा का टिकट पाया हूं उस समय राहुल जी यूथ कांग्रेस के इंचार्ज थे। अगर राहुल जी नहीं होते तो हमारे जैसे लोगों को इस रायपुर राजधानी में जहां पार्षद का टिकट हमको नहीं मिलता वहां विधानसभा का टिकट मिल गया। तो राहुल जी एक बहुत बढ़िया लीडरशिप समझने वाले नेता हैं। यूथ को बहुत ज्यादा अगर हिंदुस्तान में किसी ने प्रमोट किया, कांग्रेस पार्टी यूथ को प्रमोट करने में कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। चाहे उस समय अंबिका सोनी जी की बात करें, गुलाम नबी आजाद जी की बात करें, मुकुल वासनिक जी की बात करें, तमाम लोग जो अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री बने, चाहे अशोक गहलोत जी की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, शरद पवार जी की बात करें, तमाम लोग, विलासराव देशमुख जी की बात करें, ये सब लोग यूथ पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं और प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये बात अलग है कि शरद पवार जी एनसीपी बनाकर अपनी पार्टी चला रहे हैं, ये बात अलग है बहुत सारे नेता अलग अलग दल बनाकर अपनी राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं, चाहे ममता बनर्जी की भी बात करें, पहला प्लेटफॉर्म अगर किसी ने दिया था तो राजीव गांधी जी ने दिया था। NSUI यूथ कांग्रेस की लीडरशिप से उन्होंने नाम कमाया और वहीं से काम, राजनीति में एक नेता को क्या काम करना चाहिए, वो अगर कोई पाठ वो पढ़ा सकता है तो कांग्रेस पार्टी पढ़ाती है। बेहद शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप फिर से 2028 में चुनाव लड़े, चुनावी जीते, हमारी शुभकामनाएं। खूब बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।